नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। आपके साथ मैं हूं विदुषी मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं देश की बड़ी खबरों से। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन का 25वां शिखर सम्मेलन चीन के तियानजिन में शुरू हो गया है। रविवार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने डिनर के साथ सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत की। सोमवार सुबह सम्मेलन की बैठक की शुरुआत शी जिनपिंग ने की। दुनिया के बड़े नेता अपनी बात रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक को संबोधित कर रहे हैं। इसके बाद मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय बैठक होने की संभावना है। शी जिनपिंग ने वैश्विक मामलों में धमकाने वाले व्यवहार की आलोचना की। उन्होंने सभी नेताओं से निष्पक्षता और न्याय का पालन करने और शीत युद्ध की मानसिकता व गुटबाजी से दूर रहने का आह्वान किया। चीन ने एससीओ सदस्यों को इस वर्ष 28 करोड़ अमेरिकी डॉलर का अनुदान देने का वादा किया है। प्रधानमंत्री मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन समेत सभी नेता समूह तस्वीर के लिए एकत्रित हुए। खासतौर से मोदी और पुतिन के बीच गर्मजोशी भरा गले मिलकर अभिवादन भी देखा गया। इस वर्ष का सम्मेलन एससीओ का सबसे बड़ा 10 सदस्यीय आयोजन है। चीन ने 20 विदेशी नेता और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। माना जा रहा है कि ये बैठक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नया खाका तैयार करेगी। शी जिनपिंग ने कहा कि सभी पक्षों के सहयोग से सम्मेलन सफल होगा और सदस्य देशों के बीच एकता और सहयोग को और मजबूत करेगा। देश और दुनिया की नजरें अब एससीओ सम्मेलन पर टिकी है। हमारे शानदार स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं राष्ट्रपति शी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज उज्बेकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है। कल किर्गिस्तान का राष्ट्रीय दिवस था। इस अवसर पर मैं दोनों लीडर्स को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक्सेलेंसी, पिछले 24 वर्षों में एससीओ का पूरे यूरेशिया क्षेत्र की एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत ने एक सक्रिय सदस्य के रूप में हमेशा कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक भूमिका निभाई। एससीओ को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। एससीओ, एस सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी, ओ अपॉर्चुनिटी। पहले स्तंभ एस यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है। किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ रेड्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वर्ष भारत ने ज्वाइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मेरे समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी,
भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाला हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। चीन के तियानजिन में चल रहे एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में इस बार कई बड़े वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हो रही है। उद्घाटन सत्र में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने भाषण में एससीओ की स्थापना के 24 सालों के इतिहास और उसके उद्देश्यों पर विस्तार से बात की। शी जिनपिंग ने कहा कि एससीओ का गठन पारस्परिक विश्वास, पारस्परिक लाभ, समानता, परामर्श, सभ्यताओं के बीच सम्मान और साझा विकास के आधार पर हुआ था। उन्होंने बताया कि एससीओ ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य विश्वास निर्माण तंत्र की शुरुआत की, जिससे विश्वास सीमाओं को मित्रता और सहयोग के बंधन में बदला जा सका। उन्होंने ये भी कहा कि एससीओ ने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ बहुपक्षीय कार्रवाई की और सदस्य देशों के बीच कानून प्रवर्तन और सुरक्षा सहयोग को लगातार बढ़ावा दिया। शी ने जोर देकर कहा कि एससीओ सदस्यों ने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया, बाहरी हस्तक्षेप का विरोध किया और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखी। इसके अलावा चीन ने बेल्ट एंड रोड पहल शुरू की और हमेशा अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्षता और न्याय के पक्ष में खड़ा रहा। चीनी राष्ट्रपति ने सभ्यताओं के बीच समावेशिता और आपसी सीख को भी एससीओ के मूल सिद्धांतों में शामिल बताया और कहा कि उनका संगठन आधिपत्यवाद और सत्ता की राजनीति का विरोध करता है। उन्होंने ये भी बताया कि एससीओ सदस्य देशों की कुल अर्थव्यवस्था अब $30 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है, जो इसे वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाती है। Its international influence and appeal are increasing day by day. Looking back, we have weathered the storms on our journey and emerged stronger because we have adhered to the Shanghai spirit. Looking ahead, we should carry forward the Shanghai spirit in a world fraught with challenges and changes. Forge ahead with solid steps and better tap into the potential of our organization. First, we should seek common ground while putting aside differences. Shared aspirations are the source of strength and advantage, and the will to seek commonality while shelving differences reflects wisdom and vision. SCO member states are all friends and partners. We should respect our differences, maintain strategic communication, build up consensus, and strengthen solidarity and collaboration. We should make the pie of cooperation bigger and fully utilize the endowment of every country so that we can fulfill our responsibility for peace, stability, development, and prosperity in the region. Second, we should pursue mutual benefit and win-win results. We need to better align our development strategies and promote the high-quality implementation of the Belt and Road Initiative. यमन में हाल ही में बड़ी घटनाएं हुई है। राजधानी सना में हाउती संगठन के लड़ाकों ने रविवार को संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP के कार्यकाल पर छापेमारी की। साथ ही हाउती लड़ाकों ने सना स्थित यूनिसेफ कार्यालय में भी दबिश की। इस दौरान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के कई कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछताछ की। सूचना के अनुसार 11 कर्मचारियों को अपने कब्जे में ले लिया गया है। उनकी खैरियत और स्थिति के बारे में फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है।
यूनिसेफ के प्रवक्ता अम्मार अम्मार ने इस घटना की पुष्टि की है। बताया गया है कि छापेमारी गुरुवार को सना में हुई इजरायली हमले के सिलसिले में हुई है, जिसमें यमन की हाउती सरकार के प्रधानमंत्री और कई कैबिनेट मंत्रियों की मौत हुई थी। यमन में सुरक्षा की स्थिति गंभीर बनी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें इस घटना पर टिकी है। हम आपको इसके हर अपडेट से सीधे रूबरू कराते रहेंगे। अमेरिका में आज लेबर डे है और इस मौके पर देश भर में प्रदर्शन की तैयारी हो रही है। खबर है कि लोग राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ट्रंप प्रशासन और कॉरपोरेट घराने मजदूर वर्ग के हितों की अनदेखी कर रहे हैं। लेबर डे के दिन होने वाला ये प्रदर्शन मजदूर संगठनों और यूनियनों के लिए एक बड़ा मंच बनने जा रहा है। वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क और शिकागो समेत कई बड़े शहरों में जुलूस और रैलियां निकाली जाएंगी। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा है कि उनकी मांगें सिर्फ न्यायपूर्ण वेतन और बेहतर कामकाजी माहौल तक सीमित नहीं है, बल्कि वो सरकारी नीतियों में मजदूरों की हिस्सेदारी भी चाहते हैं। अमेरिका में लेबर डे का जश्न इस बार विरोध के सुरों के साथ मनाया जा रहा है। बड़ी खबर अमेरिका से है। कोलोराडो में रविवार को एक भयानक हवाई हादसा हुआ है। फोर्ट मॉर्गन म्यूनिसिपल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान दो छोटे विमान हवा में आपस में टकरा गए। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में उनका इलाज जारी है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक ये टक्कर सेसना 172 और एक्स्ट्रा फ्लुगजेगाबाऊ EA-300 विमानों के बीच हुई है। प्रत्येक विमान में 2 लोग सवार थे। हादसे में तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने भी जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि मृतक और घायलों के नाम अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, क्योंकि पहले परिजनों को सूचित किया जाना चाहिए। मॉर्गन काउंटी शेरिफ कार्यालय ने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और उन सभी एजेंसियों का धन्यवाद किया है। उन्होंने हादसे के तुरंत बाद आग बुझाने और बचाव कार्य में सहयोग किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 31 अगस्त 2025 को जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंचे। उनके दौरे का मुख्य उद्देश्य हालिया भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन ने प्रभावित क्षेत्रों को आकलन करना है। शाह ने जम्मू हवाई अड्डे पर उतरने के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ स्वागत किया और राजभवन के लिए रवाना हुए। आज 1 सितंबर 2025 को वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों, विशेष रूप से कटरा, माता वैष्णो देवी मंदिर क्षेत्र और किश्तवाड़ के चसौती गांव का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। कटरा में 26 अगस्त को भूस्खलन से 34 तीर्थ यात्रियों की मौत हुई थी, जबकि किश्तवाड़ में 14 अगस्त को बादल फटने से 65 लोग मारे गए थे। शाह राजभवन में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे, जिसमें राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा होगी। इस बैठक में उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बाढ़ से हुए नुकसान और राहत कार्यों की प्रगति पर जानकारी दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में 14 अगस्त से किश्तवाड़, कठुआ, रियासी और रामबन जिलों में बाढ़ और भूस्खलन से 130 से अधिक लोगों की मौत हुई, 120 से ज्यादा घायल हुए और 33 लोग लापता हैं। केंद्र सरकार प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है। होम मिनिस्टर साहब इसलिए आ रहे हैं, उनका और कोई मकसद नहीं है। वो कोई सिक्योरिटी रिव्यू करने या डेवलपमेंट को रिव्यू करने नहीं आ रहे हैं। वो आ रहे हैं सिर्फ ये देखने के सैलाब की वजह से, बारिश की वजह से नुकसान क्या हुआ है और मरकज़ की तरफ से हमें क्या ज़रूरत होगी। जब होम मिनिस्टर साहब से कल राजभवन में मीटिंग होगी तो तमाम बातें उनके सामने रखी जाएंगी। होम मिनिस्टर साहब इसलिए आ रहे हैं, उनका और कोई मकसद नहीं है। वो कोई सिक्योरिटी रिव्यू करने या डेवलपमेंट को रिव्यू करने नहीं आ रहे हैं। वो आ रहे हैं सिर्फ ये देखने के सैलाब की वजह से, बारिश की वजह से नुकसान क्या हुआ है और मरकज़ की तरफ से हमें क्या ज़रूरत होगी। जब होम मिनिस्टर साहब से कल राजभवन में मीटिंग होगी तो तमाम बातें उनके सामने रखी जाएंगी। होम मिनिस्टर साहब इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं निशार अहमद जम्मू कश्मीर से। निशार, जैसा कि हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक आपदा सामने आ रही है। अब अमित शाह इसका जायजा लेने जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं, तो क्या शेड्यूल है उनका, कहां से किस किस जगह का वो आकलन करेंगे, हम आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो यहाँ पे 26 तारीख से 26 अगस्त से यहाँ पे जिस तरह से कुदरत का कहर बरपा हुआ है पूरे जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू वैली में जिस तरह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, तो उसके बाद राज्य सरकार, मरकज़ी सरकार पूरी तरह से उन्होंने यहाँ पे कोशिशें तेज कर दी है। आज गृह मंत्री अमित शाह भी 11:30 बजे जम्मू के राजभवन में पहुंचेंगे, जहाँ पे वो जो मुख्तलिफ विभागों के अफसरान है उनके साथ मीटिंग करेंगे। मीटिंग के बाद वो पूरी तरह से सूरत हाल का जायजा लेंगे और किस किस जगह पे वो नुकसान
ज्यादा हुआ है, तो वहां का पूरी तरह से वो खाका एक रिपोर्ट हासिल करेंगे। वाज़ेह रहे कि इस दौरान अमित शाह का जो आज दिन का शेड्यूल है वो उसके बाद फिजाई सर्वे भी करेंगे, किश्तवाड़ का भी रुख करेंगे, डोडा कठुआ इन सभी जगहों पे फिजाई सर्वे करेंगे जहां जहां पे ज्यादा नुकसान हुआ है। बाद में वो कटरा माता वैष्णो देवी वहां पे भी जाएंगे, वहां के बेस कैंप का भी जायजा लेंगे और साथ ही साथ जहां जो बेस कैंप से लेकर जो होली टेम्पल है वहां तक जो रास्ता जाता है, जो पैदल रास्ता वहां पे है, तो उसका भी मुआयना करेंगे कि किस तरह से जब क्लाउड बर्स्ट होता है तो इन जगहों को ज्यादातर मुतासिर होना पड़ता है। वाज़ेह रहे कि ये अमित शाह का ये दौरा इस एतबार से काफी खास और अहम माना जाता है क्योंकि आज यहाँ पे मुतासिरीन लोग हुए हैं उनको एक बड़ी उम्मीद है कि आज उनके लिए राहत का कोई ऐलान हो जाएगा। वाज़ेह रहे कि जिस तरह से राज्य सरकार ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी राहत का ऐलान किया है, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी यहाँ पे राहत का ऐलान किया है, लेकिन मरकजी सरकार से कुछ खास उम्मीद है जम्मू कश्मीर के आवाम को है, खासकर उन लोगों को जो हद से ज्यादा मुतासिर हुए हैं, जिनके अहल खाना के अफराद जांबाक हुए हैं, जिनके हाव में जो मकानात है वो तबाह हो गए हैं, जिनके जो अराजी जमीन है, धान की फसलें हैं वो तबाह हो गए हैं। उनको आज बड़ी उम्मीद है कि यहाँ पे अमित शाह आज उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए कोई ऐलान कर सकता है क्योंकि 2019 के बाद जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर एक यूटी में तब्दील हो गई है, उसके बाद यहाँ के जो नोमैड्स लोग हैं जो खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, जो ज्यादातर इन कुदरती आफात से शिकार होते हैं, मुतासिर होते हैं, उनकी एक ही डिमांड थी कि उनको दूसरी जगह यहाँ पे शिफ्ट किया जाए। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा, आज इस पे भी आज चर्चा हो सकती है। वाज़ेह है कि 11:30 बजे अमित शाह बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू के राजभवन में पहुंचे, वहां उनके हमरा लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा भी शामिल है, जो MOS डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो भी मौजूद है और मुख्तलिफ विभागों के जो बड़े अफसरान है वो भी मौजूद है। पूरी तरह से एक रिपोर्ट आज अमित शाह को सौंपा जाएगा जिसके बाद वो शायद आज कोई बड़ा फैसला यहाँ पे ले सकते हैं क्योंकि यहाँ के जो अपर रीचेस के इलाके हैं, जो नोमैड्स लोग हैं, उनकी ज्यादातर यही डिमांड है कि उनको दूसरी जगहों पे शिफ्ट किया जाए, उनके लिए यहाँ पे कोई मखसूस जमीन उनको फराहम किया जाए ताकि जो उनके कच्चे मकान है उनमें उनको पक्के मकानों में तब्दील किया जाए। ये नोमैड्स लोगों की सबसे ज्यादा बड़ी डिमांड है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा का 3 दिन का विशेष सत्र 1 सितंबर से शुरू हो गया है और पहले ही दिन से हंगामा होने के पूरे आसार दिख रहे हैं। इस बार टीएमसी और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं। तृणमूल कांग्रेस यानी सत्ताधारी पार्टी ने 2 अहम प्रस्ताव लाने की तैयारी की है। पहला, बिहार और बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली मजदूरों पर हो रहे कथित हमलों की निंदा। दूसरा, बिहार की तरह राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR लागू ना हो, इसके खिलाफ प्रस्ताव। इसके साथ ही अपराजिता विधेयक पर भी चर्चा होगी। याद दिला दूं, ये वही विधेयक है जो पिछले साल डॉक्टर की हत्या और बलात्कार की घटना के बाद पास हुआ था। इसमें यौन अपराधों पर कड़ी सजा और यहां तक कि मृत्यु दंड का प्रावधान है, लेकिन राज्यपाल ने इसे राष्ट्रपति को भेजा और फिर चिंता जताते हुए वापस लौटा दिया। अब इस पर भी सरकार केंद्र को घेरने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ बीजेपी पूरी तैयारी में है। स्कूल सर्विस कमीशन ने हाल ही में दागी और अयोग्य उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी जिसमें टीएमसी नेताओं के रिश्तेदारों के नाम निकले। इस मुद्दे पर बीजेपी ममता सरकार को घेरने वाली है। कुल मिलाकर ये 3 दिन का सेशन पूरी तरह से गर्म रहने वाला है। एक तरफ केंद्र बनाम राज्य का टकराव होगा, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर तीखी बहस। तेलंगाना में कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में ऐलान किया कि इस प्रोजेक्ट की अब सीबीआई जांच होगी। वजह साफ है, न्यायमूर्ति पिनाकी घोष आयोग की रिपोर्ट ने इसे भारी अनियमितताओं का खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट की योजना, डिजाइन और क्वालिटी कंट्रोल में गंभीर गड़बड़ियां थी। खासकर मेदी गड्ढा बैराज की नाकामी भी इन्हीं खामियों की वजह से हुई। आयोग ने यहां तक कहा है कि बैराज की जगह बदलने का फैसला पिछली BRS सरकार ने गलत तरीके से लिया, जबकि इंजीनियरों ने इसका विरोध किया था। रिपोर्ट में पूर्व CM के चंद्रशेखर राव और उनकी सरकार को सीधे तौर पर दोषी बताया गया। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि क्योंकि इसमें कई केंद्रीय एजेंसियां, बैंक और विभाग जुड़े थे, इसलिए निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई ही सबसे बेहतर है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अब तक सरकार इस प्रोजेक्ट के कर्ज पर लगभग 49,835 करोड़ रुपए चुका चुकी है। इसमें करीब 30,000 करोड़ सिर्फ ब्याज है, यानी जनता का पैसा बर्बाद हुआ। उन्होंने केंद्र से 26,000 करोड़ से ज्यादा कर्ज का पुनर्गठन भी कराया ताकि बोझ थोड़ा कम हो। विधानसभा में इस मुद्दे पर खूब गर्मागर्म बहस हो रही है और आखिरकार सरकार ने सीबीआई जांच की घोषणा कर ही थी।
अब सबकी नजर इस जांच पर टिकी है कि आखिर सच्चाई कितनी गहरी हो सकती है। रविवार रात अफगानिस्तान से लेकर भारत तक धरती जोर से हिली। अफगानिस्तान के नंगरहार इलाके में रात 12:47 पर 6.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिसने कई घरों को मलबे में बदल दिया। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और करीब 15 लोग घायल हुए। सभी घायलों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा चुके हैं लोग। भूकंप का असर सिर्फ अफगानिस्तान तक ही सीमित नहीं रहा, पाकिस्तान और भारत के दिल्ली एनसीआर तक इसके झटके महसूस किए गए। यहाँ लोग अचानक नींद से उठकर घरों से बाहर निकल आए। आधी रात को इस तरह धरती हिलने से दहशत का माहौल भी बन गया है, लेकिन राहत की बात यह रही कि भारत में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप का केंद्र जलालाबाद से 27 किलोमीटर दूर और जमीन से केवल 8 किलोमीटर गहराई में था, जो कि बहुत उथला था, इसलिए झटके ज्यादा तेज महसूस हुए। दरअसल हिंदुकुश पर्वतीय इलाका टेक्टोनिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। यहाँ भारतीय प्लेट और यूरोशियन प्लेट आपस में टकराती रहती है। इसी वजह से इस क्षेत्र में बार बार भूकंप आते रहते हैं। अगस्त में भी यहाँ 5.5 और 4.2 तीव्रता वाले 2 भूकंप आए थे। अफगानिस्तान में जहाँ लोग नुकसान और डर से जूझ रहे हैं, वहीं भारत में लोग सुरक्षित होने पर राहत की सांस भी ले रहे हैं।